हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे क्रिया का जो वर्गीकरण किया था हमने कर्म के आधार पर, काल के आधार पर और रचना के आधार पर। तो जो दूसरा वर्गीकरण है काल के आधार पर, उसका आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्रिया का वर्गीकरण। क्रिया का वर्गीकरण हमने तीन आधार पर किया था। कर्म के आधार पर, दूसरा था काल के आधार पर, और तीसरा है वो है रचना के आधार पर। तो आज हम अध्ययन करेंगे काल के आधार पर, यानी कि क्रिया का जो रूप है उसका अध्ययन करेंगे हम काल के आधार पर। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए काल के आधार पर क्रिया का जो रूप होता है वो कैसा होता है। पर अब सबसे पहले ये समझिए काल के आधार पर क्रिया का जो रूप है वो कैसे आता है। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा समझिए। तो परिभाषा क्या है? क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। अब देखिए, क्रिया के घटित होने के समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। कहने का मतलब है क्रिया का जो गठन है, यानी कि वो क्रिया किस समय में घटित हुई, उसी को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी कि क्रिया का जो घटित होने का जो समय है वो कौन सा समय है? वर्तमान समय है, भूतकाल समय है या भविष्यकाल समय? यानी कि घटित होने के समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी कि जिस समय में वो क्रिया घटित होती है तो उस समय को ही क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो देखिए, अब काल कितने प्रकार का होता है? काल तीन प्रकार के होते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्य काल। यानी कि काल कितने माने गए हैं? काल तीन माने गए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो इन काल के आधार पर ही क्रिया भी कितने प्रकार की मानी गई है? तीन प्रकार की मानी गई है। काल के आधार पर क्रिया के तीन रूप माने गए हैं। काल के आधार पर क्रिया के कितने रूप माने गए हैं? तीन रूप माने गए हैं। वो तीन रूप कौन कौन से देखिए। सबसे पहला है भूतकालिक क्रिया, दूसरी है वर्तमान कालिक क्रिया, और तीसरा है भविष्यत कालिक क्रिया। यानी कि काल के आधार पर क्रिया के कितने रूप माने गए हैं? तीन रूप माने गए। कौन कौन से हैं? पहला है भूतकालिक क्रिया, दूसरा है वर्तमान कालिक क्रिया, तीसरा भविष्यत कालिक क्रिया। तो अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भूतकालिक क्रिया के बारे में। भूतकालिक क्रिया। तो सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? भूतकालिक क्रिया के बारे में। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझिए। क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय में होना पाया जाता है, वहां भूतकालिक क्रिया मानी जाती है।
आप समझे, क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय में होना पाया जाता है वहां भूतकालिक क्रिया मान जाती है। कहने का मतलब आप समझे, क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय का मतलब ये होता है जो बीत चुका है, यानी कि पहले जो जा चुका है, यदि उस समय का हमें क्रिया के माध्यम से पता चल रहा है तो वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है, भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। अब ये जो भूतकालिक क्रिया है ये 6 प्रकार की होती है। भूतकालिक क्रिया कितने प्रकार की होती है, भूतकालिक क्रिया के 6 भेद माने गए हैं। तो भूतकालिक क्रिया कितने भेद माने गए, 6 भेद माने गए हैं। अब इसमें जो सबसे पहला भेद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो भेद है वो है सामान्य भूतकालिक क्रिया। सामान्य भूतकालिक क्रिया, इसकी पहचान देखिए, वाक्य के अंत में या, ये, ई अथवा आ, ए, ई लिखा होता है। सामान्य भूतकालिक जो क्रिया उसकी पहचान क्या, वाक्य के अंत में या, ये, ई अथवा आ, ए और ई लिखा हुआ होता है। उदाहरण देखिए आप इसका, जैसे मैंने लिखा बच्चा घर गया, तो मैंने क्या बताया, वाक्य के अंत में या, ये, ई अथवा आ, ए, ई लिखा होता है तो वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है, सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। तो बच्चा घर गया, तो यहां देखिए या आ गया, तो या पे यहां कौन सी क्रिया मानी जाएगी, सामान्य भूतकालिक क्रिया। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा मैंने उसे पत्र लिखा, मैंने उसे पत्र लिखा। मैंने क्या बताया, या तो वाक्य के अंत में या, ये आएगा अथवा आ, ए, ई आएगा। तो लिखा में देखिए ये खे में कौन सा है, आ है, खे में क्या है, आ है। तो यहां ये जो लिखना है ये कैसी क्रिया मानी जाएगी, सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी, सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा वे पाठशाला गए, वे पाठशाला गए। यहां देखिए आप, वे पाठशाला गए, तो या, ये, ई अथवा आ, ए, ई, तो ये शब्द आ गया, ये जो वर्ण है वो आ गया। तो यहां जो जाना है वो कैसी क्रिया रहेगी, सामान्य भूतकालिक क्रिया रहेगी, सामान्य भूतकालिक क्रिया। हमें तो सिर्फ ये पहचान ध्यान में रखने की, सामान्य भूतकालिक जो क्रियाएं होती है उसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में या, ये, ई लिखा हुआ होगा अथवा आ, ए, ई आएगा। जहां वाक्य के अंत में ये आ जाते हैं वहां कैसी क्रिया मानी जाती है, सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। तो ये थी भूतकालिक क्रिया में पहली क्रिया, पहला जो प्रकार है सामान्य भूतकालिक क्रिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। अगला जो प्रकार है, दूसरा जो प्रकार है वो है आसन्न भूतकालिक क्रिया। आसन्न भूतकालिक क्रिया है। अब इसकी पहचान हमें देखनी है, वाक्य के अंत में या, ये, ई अथवा आ, ए, ई के साथ है और है आने पर अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या चुके हों, लिखा होने पर, वहां
आसन भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। आप पहचान देखिए, दूसरा जो प्रकार है भूतकालिक क्रिया में, दूसरा जो प्रकार है वो अपना है आसन भूतकालिक क्रिया। आसन भूतकालिक क्रिया की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में या, ये, ई अथवा आ, ए, ई के साथ है और है आता है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो लिखा होने पर वहां आसन भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। उदाहरण देखते हैं इसका हम। उदाहरण लिखा मैंने, बच्चा घर गया है। बच्चा घर गया है, तो या, ये अथवा आ, ए के साथ में है और है लगा होने पर वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है? आसन भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। आसन भूतकालिक क्रिया। अगर ये है यहां नहीं होता तब कौन सी क्रिया होती है? यहां सामान्य भूतकालिक क्रिया होती है। लेकिन यदि है लग जाता है तब कौन सी मानी जाएगी? आसन भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। अगला उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा, मैंने उसे पत्र लिखा है। मैंने उसे पत्र लिखा है, तो लिखा है आ, ए, ई के साथ में यदि है और है लगा होता है तब वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है? आसन भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। तो कौन सी क्रिया होगी? आसन भूतकालिक क्रिया। अगर ये है नहीं होता यहां तब कौन सी होती है? सामान्य भूतकालिक क्रिया होती। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, वे पाठशाला हैं। वे पाठशाला गए हैं, तो यहां भी कौन सी क्रिया होगी? मैंने बताया या, ये, ई के साथ है, या अथवा आ, ए, ई के साथ में है और है आने पर कौन सी क्रिया होगी? आसन भूतकालिक क्रिया होगी। तो यहां कौन सी होगी? आसन भूतकालिक क्रिया। अगर ये है यहां नहीं होता तब कौन सी क्रिया मानी जाती? सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाती। और उदाहरण देखते, जैसे मैंने लिखा, वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि यदि वाक्य के अंत में लगे होते हैं तो वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है? आसन भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। तो यहां कौन सी होगी? आसन भूतकालिक क्रिया। तो ये था भूतकालिक क्रिया में दूसरा प्रकार, आसन भूतकालिक क्रिया। अब चलते हैं अगले प्रकार की ओर, जो तीसरा है अपना। तीसरा जो प्रकार है वो है पूर्ण भूतकालिक क्रिया। अब इसकी जो पहचान है वो हम देखते हैं, इसकी पहचान क्या होगी। यानी कि दो हमने पढ़ लिए थे, सामान्य भूतकालिक क्रिया, आसन भूतकालिक क्रिया। अब जो तीसरा प्रकार अपना वो है पूर्ण भूतकालिक क्रिया। चलिए इसकी पहचान देखिए। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में या, ये, ई अथवा आ, ए, ई के साथ था, थे, थी लिखा होने पर अथवा चुका था, चुकी थी, चुके थे लिखा होने पर वहां पूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। पहचान देखिए आप इसकी क्या है? वाक्य के अंत में या, ये, ई अथवा आ, ए, ई के साथ था, थे, थी लिखा होने पर अथवा चुका था, चुकी थी, चुके थे लिखा होने पर वहां पूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, बच्चा घर गया था। बच्चा घर गया था, तो या, यही के साथ में था, थे, थी लिखा होता है तो वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है? पूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। तो या, ये यहां आ गया, था यहां आ गया, तो यहां कौन सी क्रिया मानी जाएगी? पूर्ण भूतकालिक क्रिया।
और अगर यहाँ था नहीं होता है होता तब आसन भूतकालिक, और या यदि यहाँ था और है दोनों ही नहीं होते तब यहाँ सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाती। और उदाहरण देखते जैसे मैंने उसे पत्र लिखा था, तो वाक्य के अंत में आ के साथ में क्या आ गया, था आ गया, क्योंकि ख में कौन सा स्वर है, आ स्वर है, ख में क्या है, आ है, और आ के साथ में क्या आ गया, था। तो मैंने बताया ना, या ये ई अथवा आ ए ई के साथ में था थे थी लिखा होता है तो वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है, पूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। तो कौन सी क्रिया होगी, पूर्ण भूतकालिक क्रिया। और उदाहरण देखते जैसे मैंने लिखा वे पाठशाला गए थे, वे पाठशाला गए थे, तो या यही के साथ में था थे लिखा होने पर कौन सी क्रिया मानी जाती है, पूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। और उदाहरण देखते जैसे मैंने लिखा चुका है से संबंधित उदाहरण देख लेते, मैंने लिखा वह घर जा चुका था, वह घर जा चुका था, तो चुका था, चुके थे लिखे होने पर वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है, पूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। तो चुका था लिखा हुआ तो कौन सी क्रिया होगी, पूर्ण भूतकालिक क्रिया। तो यहाँ कौन सी क्रिया मानी जाएगी, पूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। तो भूतकालिक जो क्रियाएं चल रही थी उसमें 3 प्रकार हो गए हैं। पहला था सामान्य भूतकालिक क्रिया, दूसरा है आसन भूतकालिक क्रिया और तीसरा है पूर्ण भूतकालिक क्रिया। अब चलते हैं चौथे प्रकार की ओर। चौथा जो प्रकार है वो है संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। अब मैं डायरेक्ट इसी की पहचान बता देता हूं, क्या है, या ये ई अथवा मान लो आप आ ए आ ए ई के साथ में क्या आएगा, होगा, होगी, होंगे। अब मैंने डायरेक्ट पहचान नहीं बता दी, क्या होगा, संदिग्ध भूतकालिक जो क्रिया है वाक्य के अंत में क्या आएगा, या ये ई अथवा आ ए आएगा, मतलब इनमें से कोई भी जो वर्ण है वो आएगा, साथ में क्या होगा, होगा, होगी, होंगे लिखा हुआ होगा। या फिर अथवा दूसरी जो पहचान है वो क्या है, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। पहली पहचान तो क्या है, वाक्य के अंत में या ये ई अथवा आ ए ई के साथ में क्या होगा, होगा, होगी, होंगे लिखा हुआ होगा, अथवा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लिखा हुआ होगा। अगर वहां कहीं ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वहां कौन सी क्रिया बन जाएगी, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। अब इसको करते हैं अपन जो पहले बताए थे उदाहरण। इसे मैंने लिखा बच्चा घर गया होगा, बच्चा घर गया होगा, तो या ये ई के साथ में होगा, होगी लगा होने पर वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। तो यहां कौन सी होगी, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। और उदाहरण देखिए जैसे मैंने लिखा वे पाठशाला गए होंगे, वे पाठशाला गए होंगे, तो या ये के साथ में होगा, होगी, होंगे शब्द लगा होगा, या फिर चुका था, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लिखा होगा, तो होंगे शब्द लिखा हुआ, तो यहाँ कौन सी होगी, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। हमें सिर्फ ये पहचान ध्यान में रखनी है, हमें सिर्फ ये पहचान ध्यान में रखनी है, या ए के साथ में होगा, होगी, होंगे लगा हुआ होगा, या फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो जहां ऐसे वाक्य के अंत में ऐसे शब्द लिखे होते हैं वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, मैंने जैसे मैंने लिखा वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, यानी कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सारी किसकी पहचान है, संदिग्ध भूतकाल क्रिया की पहचान है, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। तो ये था भूतकालिक क्रिया में चौथा प्रकार, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रकार की ओर। पांचवा जो प्रकार है अपूर्ण भूतकालिक
क्रिया। अब इसकी पहचान देखिए, पहचान क्या होगी? रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर करता था, करती थी, करते थे। लिखा हुआ होने पर वह अपूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। यहां देखिए, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर करता था, करती थी, करते थे लिखा हुआ होता है। जहां ये लिखे हुए होते हैं वहां अपूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा बच्चा घर जा रहा था। बच्चा घर जा रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे लिखे होने पर कौन सी क्रिया मानी जाती है? अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। और उदाहरण देखते, जैसे मैंने लिखा वे पाठशाला जा रहे थे। वे पाठशाला जा रहे थे, तो रहा था, रही थी, रहे थे लिखा होने पर कौन सी क्रिया मानी जाती है? अपूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा वह बहुत हंसी मजाक करता था। वह बहुत हंसी मजाक करता था, तो करता था, करती थी, करते थे लिखा होने पर कौन सी क्रिया मानी जाती है? अपूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। ये था भूतकालिक क्रिया में पांचवा प्रकार, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। अब बढ़ते हैं लास्ट प्रकार की, जो छठा प्रकार है वो कौन सा है? वो है हेतु मद भूतकालिक क्रिया। अब इसकी पहचान देखिए, पहचान क्या होती है? वाक्य के शुरू में यदि और अगर शब्द लगा है तथा शेष वाक्य को तो से जोड़ा जाता है, तो वहां हेतु मद भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। इस पहचान को समझिए। वाक्य की शुरुआत तो किससे होगी? यदि और अगर शब्द से होगी, यानी कि या तो वाक्य की शुरू में यदि शब्द आएगा या फिर अगर शब्द आएगा। और जो बाकी जो शेष वाक्य है वो किसी से जोड़ा जाता है? तो से जोड़ा जाता है। तब वहां कौन सी क्रिया मानी जाएगी? हेतु मद भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। देखिए, वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? अगर से। वाक्य को किससे जोड़ा जा रहा है? तो से जोड़ा जा रहा है। अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, कहने का मतलब जो दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य पर निर्भर है। यानी कि अगर कंडीशन लगा देगी, क्या लगा देगी? अगर मैं आगरा जाता तो क्या देखता? ताजमहल देखता। यानी कि जो शेष वाक्य बच गया ये किससे जोड़ा जा रहा है? तो से जोड़ा जा रहा है। और यहाँ क्या कह रहा है? अगर मैं आगरा जाता, यानी कहने का मतलब ये वाक्य किस पर निर्भर है? इस पर निर्भर। ये यहाँ आगरा जाता तो ताजमहल देख पाता। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल हो जाते।
तो यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल हो जाते। तो वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? यदि से। वाक्य को जोड़ा किससे जा रहा है? तो से जोड़ा जा रहा है। तो वाक्य की शुरुआत में यदि या फिर अगर शब्द आ जाता है तथा वाक्य को तो से जोड़ा जाता है तो वहां हेतु हेतु मत भूतकाल की क्रिया मानी जाती है। तो यहाँ कौन सी क्रिया मानी जाएगी? हेतु हेतु मत भूतकालिक क्रिया। तो ये था भूतकालिक क्रिया के छठा प्रकार, हेतु हेतु मत भूतकालिक क्रिया। तो अब भूतकालिक जो क्रियाएं हैं, भूतकालिक जो क्रिया है उसके कुछ विशेष नियम है, उसके बारे में भी अब अध्ययन करते हैं। क्योंकि कई जगह ये जो नियम मैंने बताए हैं इनके अलावा भी कुछ परिस्थितियां और भी आ जाती है, तो वो जो है उन परिस्थितियों को हम अध्ययन करेंगे उस विशेष नियम के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब भूतकालिक क्रिया से संबंधित जो विशेष नियम है, उस नियम में पहला जो नियम है वो है वाक्य के अंत में था, थी, थे से पहले कोई अन्य क्रियावाचक शब्द के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय लिखा हुआ हो तो वहां सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। आप समझिए इस विशेष नियम को। वाक्य के अंत में था, थी, थे से पहले कोई अन्य क्रियावाचक शब्द के अलावा, यानी कि क्रियावाचक शब्द नहीं आता है, बल्कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय लिखा हुआ हो तो वहां सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। जबकि सामान्य भूतकालिक क्रिया की पहचान क्या होती है? या, ये, ई अथवा आ, ए, ई लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन अब देखिए उदाहरण, वह अच्छा शिक्षक था, वह अच्छा शिक्षक था। तो मैंने क्या बताया? था, थे, थी से पहले क्रियावाचक शब्द के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण लिखा हुआ हो तो वहां सामान्य भूतकालिक की क्रिया मानी जाती है। तो यहाँ ये था आ गया, यहाँ ये शिक्षक आ गया, यानी कि संज्ञा से संबंधित शब्द है। तो यहाँ कौन सा काल माना जाएगा? सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। जबकि सामान्य भूतकालिक क्रिया हमने क्या अध्ययन किया था? वाक्य के अंत में या, ये, ई अथवा आ, ए, ई आने पर वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है? सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। लेकिन विशेष नियम के अनुसार आप समझिए, वाक्य के अंत में था, थी, थे से पहले कोई अन्य क्रियावाचक शब्द न हो बल्कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण लिखा हुआ हो तो वहां कौन सा काल माना जाएगा? सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। जैसे वह अच्छा शिक्षक था, तो था से पहले क्या आ गया? शिक्षक, संज्ञा से संबंधित शब्द है, तो यहाँ कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। तो ये तो था पहला नियम। और उदाहरण देखते, जैसे मैंने लिखा, और उदाहरण देखते, जैसे मैं लिखता हूं, बच्चे बड़े ईमानदार थे। मैंने क्या बताया? था, थे, थी से पहले क्रियावाचक शब्द के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय लिखा हुआ हो तो वहां सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। थे से पहले क्या है? विशेषण है। ईमानदार क्या है? विशेषण है। तो यहाँ कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। ठीक है, तो ये था विशेष नियम। विशेष नियम में मैंने बता दिया कि यदि था, थे, थी से पहले क्रियावाचक शब्द के अलावा कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय लिखा हुआ हो तो वहां सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। अब चलते हैं दूसरे विशेष नियम की ओर। दूसरा जो नियम है, वाक्य के अंत में था, थी, थे से पहले हुआ, हुई, हुए, रहा, रही, रहे वाला क्रियावाचक शब्द आता है तो वहां
अपूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। था, थी, थे से पहले हुआ, हुई, हुए, रहा, रही, रहे वाला क्रियावाचक शब्द आता है तो वहां पूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। उदाहरण देखिए आप इसका, जैसे बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे थे। बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे थे, तो यहां कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अपूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। और उदाहरण देखते, जैसे मैंने लिखा कमरे में बैठा हुआ था। वह कमरे में बैठा हुआ था, तो था, थे, थी से पहले हुआ, हुई, हुए या रहा, रही, रहे वाला क्रियावाचक शब्द आता है तो वहां अपूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। तो था से पहले क्या आ गया? हुआ, तो यहाँ कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अपूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। तो हुआ, हुई, हुए, इन शब्दों का विशेष ध्यान रखना। जहां ऐसे शब्द आ जाते हैं वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है? अपूर्ण भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। तो ये था क्रिया का जो वर्गीकरण हमने किया था, काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। उसमें पहला था भूतकालिक क्रिया। उस भूतकालिक क्रिया में 6 प्रकार के जो भेद होते हैं उसका हमने अध्ययन किया था। अब चलते हैं अगला जो भेद है, अगला जो प्रकार है वर्तमान कालिक क्रिया, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। चलिए, अगला जो प्रकार है वो है वर्तमान कालिक क्रिया। इससे पहले हमने किसके बारे में अध्ययन किया था? भूतकालिक क्रिया के बारे में। अब अध्ययन करेंगे वर्तमान कालिक। वर्तमान कालिक क्रिया है, इसके 5 भेद माने गए। कितने भेद माने गए? 5 प्रकार माने गए हैं। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला जो प्रकार है वो है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। अब सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया की जो पहचान है वो क्या है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हूं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या फिर ता हूं, ती हूं, ते हो शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है, वह सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। उदाहरण देखिए आप इसका, रमेश अखबार पढ़ता है। रमेश अखबार पढ़ता है, तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आने का कौन सी क्रिया मानी जाती है? सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। और उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा राधा नृत्य करती है। राधा नृत्य करती है, तो ता है, ती है, ते है लिखा होने पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा मैं रोजाना घूमने जाता हूं, तो ता हूं, ती हूं, ते हो लिखा हुआ होता है, कौन सी क्रिया मानी जाती है? सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। हमें तो सिर्फ ये पहचान ध्यान में रखनी है, ता है, ती है, ते, ता हूं, ती हूं, ते हो लिखा होने पर वहां सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। तो ये था वर्तमान कालिक क्रिया में पहला प्रकार, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर, वो है अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। इसकी पहचान देखिए आप, पहचान में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं या फिर रहे हों। जहां वाक्य के अंत में ऐसा लिखा हुआ होता है वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। उदाहरण देखिए आप इसका, बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे
हैं, बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे। तो रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूं, रही हूं, रहे हो, वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है? सामान्य सॉरी अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। और उदाहरण देखते हैं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि शब्द जहां लग जाते हैं वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है? पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। तो ये था वर्तमान कालिक क्रिया में दूसरा प्रकार अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। अब बढ़ते हैं वर्तमान कालिक क्रिया के तीसरे प्रकार की ओर। प्रकार है वो है संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। अब इसकी पहचान देखिए आप, इसकी पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यानी कि वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वाक्य के अंत में जब ये आ जाते हैं तो वहां संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। उदाहरण देखिए आप इसका, राम पढ़ रहा होगा, राम पढ़ रहा होगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है? संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। राम पढ़ रहा होगा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे राधा खेल रही होगी, राधा खेल रही होगी। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है वहां संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। तो यहां कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, बच्चे खेल रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे। तो यहां रहे होंगे शब्द आ गया, तो रहे होंगे शब्द आ गया, तो कौन सी क्रिया बन जाएगी? संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया की पहचान बताई रखी है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो रहे होंगे शब्द आ गया, तो यहां कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। तो ये था वर्तमान कालिक क्रिया में तीसरा प्रकार संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। चौथा जो प्रकार है वो है आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। चौथा जो प्रकार है वो है आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। अब इसकी पहचान क्या होगी? वर्तमान काल में आज्ञा, उपदेश, आदेश, यानी कि वर्तमान काल में यदि हमने मतलब वर्तमान काल में आज्ञा, आदेश, वर्तमान काल में आज्ञा, उपदेश, आदेश दिया जाता है, तब वहां आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। एक चीज और देखना, जो क्रिया है उसका जो अंत है ओकारांत होगा। ओकारांत का मतलब ये हो गया कि क्रिया के अंत में ओ लगा हुआ होगा। जैसे बच्चों यहां बैठो, बच्चों यहां बैठो। तो वर्तमान काल में दिया जा रहा आज्ञा, उपदेश, आदेश दिया जाता है। तो बच्चों यहां बैठो, तो आदेश दिया जा रहा है, तो कौन सी क्रिया होगी? आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया होगी। दूसरी देखिए, क्रिया जो है वो किसमें होगी? ओकारांत में होगी। तो बैठो, तो बैठना में अंत में क्या आ रहा है? ओ, तो इसे क्या बोलते हैं? ओकारांत बोलते हैं। और उदाहरण देखते हैं, जैसे राधा यहां आओ। तो वर्तमान समय में हम जब किसी को आज्ञा, उपदेश या निर्देश देते हैं
तो वो कौन सी क्रिया कहलाई जाती है? आज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया मानी जाती है। दूसरी बात, क्रिया जो है वो उकारांत होगी, यानी कि अंत में क्या आएगा? ओ आएगा। तो बस यही इसकी पहचान है। बाकी के अंत में उकारांत अर्थात क्रिया का जो शब्द है वो उकारांत से समाप्त होगा। दूसरा है आज्ञा, उपदेश या आदेश होना चाहिए। किस समय में होना चाहिए? वर्तमान काल में होना चाहिए। वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है? आज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया मानी जाती है। तो ये था वर्तमानकालिक क्रिया का चौथा प्रकार। अब बढ़ते हैं वर्तमानकालिक क्रिया के पांचवें प्रकार की ओर। पांचवा जो प्रकार है संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया, इसकी पहचान देखिए। वर्तमान की कोई संभावना व्यक्त करने पर, कहने का मतलब है वर्तमान समय में हम किसी चीज की संभावना कर रहे हैं, हमें उसका पता नहीं लेकिन संभावना कर रहे हैं। दूसरी बात, शायद जैसे शब्दों का प्रयोग होता है इसमें, शायद जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखिए आप इसका, शायद नौकर आ रहा हो। शायद नौकर आ रहा हो, कहने का मतलब ये कि वर्तमान समय में हमें किसी चीज की संभावना होती है। वर्तमान की कोई संभावना व्यक्त करने पर या फिर शायद जैसे शब्दों का प्रयोग करने पर वहां कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया मानी जाएगी। उदाहरण, शायद नौकर आ रहा हो। शायद शब्द क्या? वर्तमान समय में हम कल्पना करें कि शायद नौकर आ रहा हो। तो वर्तमान समय में जब हम किसी चीज की संभावना व्यक्त करते हैं तो वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है? संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया मानी जाती है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, कोई हमारी बात न सुनता हो। कोई हमारी बात न सुनता हो। वर्तमान समय में हम संभावना करें कि कोई हमारी बात न सुनता हो, कहने का मतलब है वर्तमान समय चल रहा है, उस वर्तमान समय में हमें किसी चीज की संभावना होती है या करनी पड़ती है, तब वहां संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया मानी जाती है। कोई हमारी बात न सुनता हो, हम कोई वर्तमान समय में बात करें, अब उस बात को कोई और न सुनता हो, तो यहाँ कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया मानी जाएगी। तो ये था काल के आधार पर जो वर्गीकरण किया था, काल के आधार पर जो भेद था। पहला था भूतकालिक क्रिया, दूसरा था वर्तमानकालिक क्रिया। तो ये वर्तमानकालिक क्रिया यहाँ समाप्त हो चुकी है। अब एक विशेष नियम है इसमें, वो यही बता देता हूं मैं। विशेष नियम, इसमें ध्यान रखना है, वाक्य के अंत में हुआ है, हुई है, हुए है, आता है, तो वहां अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। यानी कि वाक्य के अंत में हुआ है, हुई है, हुए है, आता है, तो वहां पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। उदाहरण देखिए आप, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, तो हुआ है, हुई है, हुए है, जहां आता है वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है? पूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया मानी जाएगी। तो ये था एक विशेष वर्तमानकालिक क्रिया का एक विशेष नियम। भूतकालिक क्रिया समाप्त हो चुकी है, वर्तमानकालिक क्रिया समाप्त हो चुकी है। अब अध्ययन करेंगे भविष्यकालिक क्रिया के बारे में। चलिए बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है भविष्यत कालिक क्रिया। अब परिभाषा देखिए आप, क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का आने वाले समय में होना पाया जाता है, वहां भविष्यत कालिक क्रिया मानी जाती है।
क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का आने वाले समय में होना पाया जाता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि ये जो कार्य है वो आने वाले समय में होगा, उस रूप का हमें पता चलता है, तो वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है? भविष्यकालीन क्रिया मानी जाती है। अब इसके जो प्रकार है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। भविष्यकालीन क्रिया के 3 भेद माने जाते हैं। भविष्यकालिक क्रिया के 3 भेद माने जाते हैं, जिसमें जो पहला भेद है वो है सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। अब इसकी पहचान देखिए, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया की पहचान क्या होती है? मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो ये देखिए, भविष्यकालिक क्रिया की जो परिभाषा वो क्या है? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का आने वाले समय में होना पाया जाता है, वहां भविष्यकालिक क्रियाएं होती है। भविष्यकालिक क्रियाओं के 3 भेद माने जाते हैं, जिसमें पहला है सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। इसकी जो पहचान है वो क्या होगी? एगा, एगी, एंगे, उंगा, उंगी। यानी कि सामान्य भविष्यकालिक क्रियाओं के अंत में क्या लगा हुआ होगा? वाक्य के अंत में एगा, एगी, एगे, उंगा, उंगी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। यदि वाक्य के अंत में ऐसे शब्द लगे हुए हैं तो वहां कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। उदाहरण देखिए, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। तो वाक्य के अंत में एगा, एगी, एगे, उंगा, उंगी शब्द लगा हुआ है, तो ऐसी क्रिया कौन सी मानी जाएगी? सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। तो एगा, एगी, एंगे, उंगा, उंगी आदि शब्द जहां लगे हुए होते हैं वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है? सामान्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। ये था भविष्यकालिक क्रिया का पहला प्रकार, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। अगला जो प्रकार है वो है आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। अब इसकी पहचान देखिए, वाक्य के अंत में ई ए गा लिखा होने पर, वाक्य के अंत में क्या लिखा होगा? ई ए गा। उदाहरण देखिए आप इसका, आप हमारे घर आइएगा, आप हमारे घर आइएगा, या फिर पधारिएगा। तो वाक्य के अंत में ईगा लिखा होने पर कौन सी क्रिया मानी जाती है? आज्ञार्थक क्रिया मानी जाती है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, आप वह अवश्य लाइएगा, आप वह अवश्य लाइएगा। तो ईगा शब्द जहां, ईएगा शब्द जहां लिखा हुआ होता है अंत में, वहां आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। तो कौन सी क्रिया होगी यहाँ? आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। तो ये था भविष्यकालिक क्रिया का दूसरा प्रकार, आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। अब बढ़ते हैं भविष्यकालिक क्रिया के तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा जो प्रकार है वो है संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। यानी कि ये जो भविष्यकालिक क्रिया का जो तीसरा प्रकार है वो संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया, यानी कि भविष्य काल में किसी कार्य का घटित होना है, किसी क्रिया का होना, इस चीज की संभावना की जाएगी। तो आप ये उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे मैंने लिखा, आज वर्षा हो सकती। तो आज वर्षा हो सकती है, एक भविष्य काल की संभावना की जा रही है कि आज मतलब दिन में या रात में कभी भी वर्षा हो सकती है, तो एक संभावना व्यक्त हो रही है। तो यहाँ कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, वे आज शाम यहां
आ सकते हैं। वे आज शाम यहां आ सकते हैं, मतलब आज शाम को जो समय आएगा, भविष्य काल है ये, उसमें वे आ सकते हैं। तो भविष्य काल में संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहां कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संभाव्य भविष्यकालीन क्रिया मानी जाएगी। संभाव्य क्रिया, संभाव्य भविष्य क्रिया। देखिए वे आज शाम यहां आ सकते हैं, यानी कि अभी जो शाम आएगी उसमें वे यहां आ सकते, संभावना व्यक्त की जा रही है किसमें? भविष्य में। तो यहां कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य भविष्यकालीन क्रिया मानी जाएगी। एक इसका नियम है विशेष, वो देखिए आप, अपूर्ण वर्तमान काल वाक्य में समय सूचक शब्द को जोड़ दिया जाता है, तब वह संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया में बदल जाती है। यानी कि आप इस विशेष नियम को समझिए, अपूर्ण वर्तमान कालिक जो वाक्य है उसमें समय सूचक शब्द को जोड़ दिया जाता है, तब वह संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया में बदल जाती है। उदाहरण देखिए आप इसका, वह जयपुर जा रहा है। ये कौन सा हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ये क्या हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। अब इसमें यदि समय सूचक शब्द को जोड़ दिया जाता है, जैसे वह कल जयपुर जा रहा है, वह कल जयपुर जा रहा है। अब यहां ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया कहलाएगी। संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया कहने का मतलब है, यदि कोई अपूर्ण वर्तमान काल वाक्य है, उस वाक्य में समय सूचक शब्द को जोड़ दिया जाता है, तब वहां संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। जैसे वह जयपुर जा रहा है, ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है। लेकिन यदि इसी को समय सूचक शब्द के साथ लिखा जाए, जैसे वह कल जयपुर जा रहा है, तो यहां कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य भविष्यकालीन क्रिया मानी जाएगी। तो ये था भविष्यकालीन क्रिया का तीसरा प्रकार, संभाव्य भविष्यकालीन क्रिया, उसका एक विशेष नियम। तो जो क्रिया का वर्गीकरण किया था हमने, पहला था कर्म के आधार पर, दूसरा था काल के आधार पर। आज हमने काल के आधार पर क्रिया का अध्ययन किया, जो इसके 3 रूप होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालीन क्रिया और भविष्यकालीन क्रिया। उसका आज हमने विस्तार से अध्ययन किया है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। क्रिया का जो अगला वर्गीकरण है प्रयोग या रचना के आधार पर, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।